हाँ जी, काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, मैं कोशिश कर रहा था, सोच भी रहा था कि चैप्टर 2 की रिवीज़न वीडियो डालूँ। चैप्टर नंबर 1 जीएसटी की तो रिवीज़न वीडियो मैं पहले ही डाल ही चुका हूँ, हो सकता है आपने उसको देखा हो। तो चैप्टर 2 का मुझे स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना था, लेकिन मैंने कहा कि आपको पहले मैं रिवीज़न वीडियो ज़रूर दे दूँ, उसी के बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा। तो अब मैं रिवीज़न वीडियो बना रहा हूँ, जो है चैप्टर नंबर 2 जीएसटी का सी इंटरमीडिएट के लिए। ये है चैप्टर सप्लाई अंडर द जीएसटी। जीएसटी में सप्लाई किसे हम बोलेंगे? तो हमें पता है कि जो जीएसटी है उसके अंदर टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज होगा तभी उस पर टैक्स लगेगा। तो सेक्शन 7 और सेक्शन 8 हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं और काफी अच्छा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 काफी बड़ा है क्योंकि इसके अंदर स्केड्यूल 1 2 3 भी कवर हो जाएंगे। तो सेक्शन 7 क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई में सप्लाई में क्या आएगा? सेक्शन 7 1 सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सप्लाई के अंदर क्या आएगा? तो सप्लाई के अंदर आएगा 7 1 ए कहता है ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर उसमें कंसिडरेशन है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और सप्लाई कोई भी पर्सन कर रहा है। पर्सन का मीनिंग हम उसमें डेफिनेशन में देख चुके हैं। तो चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, और लास्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर टैक्सेबल पर्सन सप्लाई कर रहा हो और टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा हो। तो टैक्सेबल सप्लाई गुड्स या सर्विसेज की है, लेकिन कंसिडरेशन होना जरूरी है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, कोई भी पर्सन करे। तो अब मेन इंपॉर्टेंट बात हो गई, सप्लाई गुड्स की हो सर्विस की हो, कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाएंगे, लेकिन 7(1)(a) ये कह रहा है। ठीक है, अब 7(1)(a) क्या कह रहा है? 7(1)(a) कह रहा है कि कोई भी एक्टिविटी या ट्रांजेक्शन सप्लाई हो रहा है पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, अगर अपने मेंबर को दे रहा है कंसिडरेशन के बदले में, तो उसे भी हम सप्लाई के मीनिंग में ले लेंगे। इसका मतलब वो उसके अपने आप ही इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब 7(1)(b) क्या कहता है? 7(1)(b) कहता है कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं सर्विस को, इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं और कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं मैटर नहीं करता है, उस पर जीएसटी लगेगा, वो सप्लाई माना जाए। 7(1)(c) कहता है कि स्केड्यूल 1 के हिसाब से हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे, अगर सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन तो भी हम उसे सप्लाई मानेंगे। मतलब 7(1)(c) रेड विद स्केड्यूल 1 क्या कहता है कि बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई है, जबकि हमने 7(1)(a) में बोला कि सप्लाई के लिए कंसिडरेशन जरूरी है, लेकिन उसका एक्सेप्शन है 7(1)(c) कहता है कि बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई मानी जाएगी। अब ये कब हुआ? बिना कंसिडरेशन के सप्लाई मानी जाएगी। तो ये कहता है कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, ये कब होगा? अगर आप अपना बिजनेस को डिस्पोज कर रहे हैं, आप बिजनेस को डिस्पोज कर रहे हैं और आप ऑलरेडी आईटीसी ले चुके हैं और अब बिजनेस को डिस्पोज कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस पर सप्लाई मानते हुए उस पर जीएसटी लगा देंगे। सप्लाई हो रही है रिलेटेड पर्सन के बीच में, डिस्टिंक्ट पर्सन में, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे आप स्टॉक ट्रांसफर करते हैं, ब्रांच ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम उसको सप्लाई मान लेते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल चल रहा है, जहां पर एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल काम कर रहा है, तो वो भी हम विदाउट कंसिडरेशन होने के बाद भी सप्लाई मानते हैं, जीएसटी लगाते हैं। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज, ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस, अपने बिजनेस से रिलेटेड सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कंसिडरेशन नहीं है तो भी उसे सप्लाई माना जाए। तो यहां पर 7(1)(b) कहता है कि कंसिडरेशन के साथ इंपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो हम उसे सप्लाई मानेंगे। और स्केड्यूल 1 कह रहा है
कि इंपोर्ट कर रहे हो बिजनेस, रिलेटेड टू बिजनेस है अगर तो कंसिडरेशन है या नहीं तो भी हम उसे सप्लाई माने। अब 711A कह रहा है कि सप्लाई गुड्स की है या सर्विस की है। हम कैसे पता लगाएं? अगर कंफ्यूजन है कि ये सप्लाई गुड्स की है या ये सप्लाई सर्विस है तो क्या मानेंगे? तो 711A कहता है स्केड्यूल सेकंड की बात मानेंगे। स्केड्यूल सेकंड क्या कहता है? स्केड्यूल सेकंड कहता है कि अगर आप कोई टाइटल ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट या गुड्स का, है ना, या फिर आपके पास कुछ माल रखा हुआ है लेकिन अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे, तो जितना माल रखा है जिस पे आईटीसी ले लिया वो सब सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, जीएसटी देना पड़ेगा। सप्लाई और सर्विसेज में क्या आप यूज करने के लिए एसेट दे रहे हैं, किसी को ट्रीटमेंट करने के लिए गुड्स दिया कि इस पर काम करिए और वापस ले लिया, आप पर्सनल यूज के लिए गुड्स को ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी और के लिए, टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम है, कोई काम करने ना करने के लिए कह रहे हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लाई ऑफ फूड है, इन सबको हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो जहां कंफ्यूजन है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वहां 711A के हिसाब से स्केड्यूल सेकंड हमें बताता है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है। 7 सबसेक्शन 2 कहता है कि सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है। कब? 72A कहता है स्केड्यूल थर्ड में लिखा है कब सप्लाई है ही नहीं, तो स्केड्यूल थर्ड क्या कहता है? नो सप्लाई, सप्लाई नहीं है। कब? एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो सप्लाई नहीं है। कोर्ट सर्विसेज आपको दे रहा है, सप्लाई नहीं है। एमपी एमएलए या इस टाइप के और पंचायत है, ये सब है आपको सर्विसेज दे रहे हैं, कोई सप्लाई नहीं है, टैक्स जीएसटी नहीं लगेगा। कोई भी पर्सन है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से उनके चेयरमैन वगैरह सब एम्प्लॉय जो आपको सर्विस दे रहे हैं, कोई उस पर जीएसटी नहीं लगा रहे हैं। फुनरल या मोर्चरी एक्सेट्रा इस टाइप की कोई सर्विसेज है, कोई गाड़ी है जो मरने के बाद मुर्दा इनको लेकर जाती है शमशान घाट वगैरह, वो भी, उस पर भी कोई सप्लाई जीएसटी नहीं लगेगा। सेल ऑफ लैंड पर जीएसटी नहीं लगता है, वहां रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग लगते हैं। एक्शनेबल क्लेम पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग क्योंकि जीएसटी के दायरे में आती है तो उस पर लगेगा, वरना नहीं लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि कब कब जीएसटी नहीं लगे, सप्लाई नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटीज को पब्लिक अथॉरिटी की तरह काम कर रही है, सर्विसेज दे रही है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू भी कह सकती है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल कि किस पर मतलब ये तो 7(3) आ गया। उसके अलावा नोटिफिकेशन इशू किया कि पंचायत म्यूनिसिपैलिटी वगैरह ने जो सर्विसेज देती हैं या लिक्विड लाइसेंस देते हैं वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे। और सर्कुलर के थ्रू है कि अगर कन्वेंस है, कोई इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, ट्रेन जा रही है एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजर लेकर, गुड्स लेकर, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। कोई क्रेन वगैरह जा रही है रिपेयर मेंटेनेंस के लिए, तो भी उस पर नहीं लगेगा। 7(3) कहता है कि रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल पर गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकती है कि भैया ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विसेज नहीं है, या 7(3)B में बता सकता है कि ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और ये गुड्स नहीं है। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए हमने ये पढ़ा कि कंसिडरेशन होना चाहिए और फॉर द बिजनेस और ड्यूरिंग द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, उसके एक्सेप्शंस भी पढ़े। लेकिन इसके अलावा दो एडिशनल कंडीशन है कि सप्लाई जो कर रहा है वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए और टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, तभी उस पर जीएसटी लगेगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 की, जो हमें बताता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के लिए। 8A कहता है कंपोजिट सप्लाई होगी तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट लगेगा। अब कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या है? जो नेचुरली बंडल्ड होता है। जैसे आप कहीं होटल में जाकर रुक रहे हैं तो वो ब्रेकफास्ट फ्री दे रहे हैं, आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो वो खाना है फ्री दे रहे हैं या उस प्राइस में इंक्लूडेड है, अलग से चार्जेस नहीं है या उसके साथ ही है, तो वो नेचुरली बंडल्ड है। तो इसमें आपने कोई कार खरीदी, उसमें सर्विसेज फ्री है, तो ये कंपोजिट सप्लाई माना जाता है। और जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसी का ही मेन जो रेट होता है वो पूरी अमाउंट पर लगता है। तो जो नेचुरल बंडल नहीं है, जबरदस्ती आपने कुछ चीजें मर्ज करी हैं
बंडल बनाया है उसे मिक्स सप्लाई कहते हैं, और इसमें जितनी भी आइटम है उसका हाईएस्ट जो रेट होता है वो पूरा का पूरा अमाउंट पर लग जाता है। जैसे 5 चीजें इकट्ठी कर दी आपने, आपने जैसे गिफ्ट पैक बनाया, गिफ्ट पैक के अंदर अलग अलग 4-5 चीजें, उसके अंदर ज्वेलरी भी, उसके अंदर फ्रूट भी डाल दिया आपने, केक भी डाल दिया, बिस्किट डाल दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें 4-5-6 चीजें डाल दी जो अलग अलग बिकती हैं और साथ में जरूरी नहीं है बिके, तो उसमें जो हाईएस्ट रेट होगा वो पूरी की पूरी वैल्यू पर लग जाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो से आपको हेल्प बहुत मिलेगी क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो में, मेरे ख्याल से 10 मिनट के आसपास होगी, 10-15 मिनट की वीडियो में आपको पूरा का पूरा एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा। मैं जल्दी ही चैप्टर नंबर 3 की वीडियो भी लेकर आऊंगा।